हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फिस्कल पॉलिसी। ओके, आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो या आप यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो या आप कोई बीकॉम के स्टूडेंट हो या बीए के स्टूडेंट हो या फिर आप कोई बैंकिंग पीओ की या क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, तो फिर भी ये जो टॉपिक जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो फिस्कल पॉलिसी एक्चुअली होता क्या है? देखो, हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, बदले में हम हमारी भी कुछ डिजायर होती है, हमारी हम अब गवर्नमेंट से कुछ एक्सपेक्ट भी करते हैं। वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट दैट द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ आवर कंट्री शुड बी वेरी गुड। हमारे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम होना चाहिए, एजुकेशन लेवल हाई होना चाहिए, ओके, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होना चाहिए। ये सारी कुछ चीज़ें जो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट फुलफिल करे। तो गवर्नमेंट कैसे करेगी? गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू करती है, जिसे हम बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं। गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी के थ्रू क्या करती है? इंटरवेन करती है हमारे इकोनॉमी में। हमारे इकोनॉमी में दखल अंदाजी, मतलब कैसे काम करेगी? ये फिस्कल पॉलिसी के थ्रू काम करेगी। ये साल में एक बार बनाया जाता है, बजट के थ्रू बनाया जाता है और उस पर गवर्नमेंट वर्क करती है ताकि हमें बेनिफिट मिल सके। देखो, फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। अब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या है? कॉमर्स के स्टूडेंट जिन्होंने अकाउंट्स पढ़ रखा है उन्हें ज्यादा अच्छे से पता होगा। रेवेन्यू मीन्स कमाई, पैसा जो सरकार कमाती है टैक्स के थ्रू, हमसे जो टैक्स लेती है उसके थ्रू सरकार क्या कमाती है? रेवेन्यू कमाती है। एंड एक्सपेंडिचर मीन्स जो खर्चे वो करती है, तो बेसिकली फिस्कल पॉलिसी वो पॉलिसी है सरकार की जो रेवेन्यू, जो सरकार की इनकम से और सरकार के एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। इट इज फ्रेम टू क्रिएट अ बैलेंस्ड इकोनॉमी। ये क्यों किया जाता है? ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बैलेंस्ड रहे, अच्छे से चले, ज़्यादा इन्फ्लेशन ना हो, डिफ्लेशन ना हो और इक्वालिटी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री में अच्छे से चल सके, इसीलिए ये पॉलिसी को बनाया जाता है। देन इट इज रेगुलेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन रेगुलेट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ओके, इसको बजटरी पॉलिसी भी कहते हैं हम, साल में एक बार आता है। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी, ये दो ऐसे पॉलिसी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेन करती है इकोनॉमी में। आज तो हम सिर्फ फिस्कल पॉलिसी कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मॉनेटरी पॉलिसी को कवर करेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स बता ही चुकी हूँ मैं, फिर भी इस बोर्ड पे लिखा हुआ है, आई जस्ट रीड आउट फॉर यू। टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट क्यों लेकर आती है? ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सके, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सके। टू मोबिलाइज द अवेलेबल रिसोर्सेज, क्या होता है कि इकोनॉमी में क्या होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं और बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके थ्रू प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन नहीं होगा तो ग्रोथ कैसे होगा, है ना? तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काम है कि जो भी रिसोर्सेज हमारे कंट्री में अवेलेबल है हमारे पास, उसको प्रॉपरली मोबिलाइज करे, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करे। देन टू ब्रिंग प्राइस स्टेबिलिटी, मैंने स्लैश डाल के कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड रिसेशन भी कह रखा है। देखो, प्राइस जो है ना पर्टिकुलर गुड्स की ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी वस्तु आप खरीदते हो, कोई भी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ गई तो आप नहीं खरीदना चाहोगे, और कम हो गई तो भी दिक्कत है। तो प्राइस स्टेबिलिटी मार्केट में मेंटेन रहे, इसीलिए भी फिस्कल पॉलिसी आती है। ये हम जब टाइप्स कंप्लीट करेंगे ना, टाइप्स में हम देखेंगे एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्चुअल फिस्कल पॉलिसी, उसमें आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड देन टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मीन जितने भी लोग हैं सबके पास जो वेल्थ है, जो इनकम है कंट्री की, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। लेकिन ये होता तो नहीं है, हो नहीं पा रहा है। रिचर आर मोर रिचर एंड पुअर आर पुअर, ठीक है। एंड टू इंक्रीज द नेशनल इनकम, जिससे हमारा ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगा। तो ये ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स है फिस्कल पॉलिसी का। अब हम आगे बढ़ते हैं टूल्स के तरफ। व्हाट आर द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? ये देखिए, टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, ये एक फ्लो चार्ट मैंने बोर्ड पर बनाया है, इससे आपको चीज़ें समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी।
ओके मैंने देखो क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया, रेवेन्यू क्या है, गवर्नमेंट की इनकम, गवर्नमेंट की क्या है ये, इनकम। ओके और एक्सपेंडिचर क्या है, गवर्नमेंट का खर्चा, एक्सपेंस, गवर्नमेंट का खर्चा। ओके तो फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ से आती है, रेवेन्यू को भी हम दो, अच्छा ये रेवेन्यू जानने से पहले हम जान लेते हैं कि कैपिटल, ये पार्ट जान लेते तो ज्यादा बेटर होगा। ये है एक्सपेंडिचर, सरकार खर्चा कहाँ कहाँ करती है, कैसे करती है। ब्रॉड में मैंने ब्रीफ में तो आपको बता ही दिया कि रोड डेवलप करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करती है, स्कूल बिल्डअप करती है, हॉस्पिटल बिल्डअप करती है। देखो ये सारे नॉर्मल खर्चे हम डिटेल में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है। अब खर्चे का नेचर कैसा होगा पता है, या तो खर्चा कैपिटल नेचर का होगा या तो रेवेन्यू नेचर का होगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब वो ऐसा खर्चा जो नॉन रिकरिंग है इन नेचर, विच इज नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है, जो बार बार नहीं होने वाला, जो बार बार नहीं होने वाला है। ओके और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसा खर्चा है जो रिकरिंग नेचर का है, बार बार होने वाला खर्चा है, उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जब सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है तो क्या होता है, असेट क्रिएट होते हैं, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ असेट्स और रिडक्शन इन लाइबिलिटी। जैसे सरकार ने डैम बिल्ड कर दिया या एक बड़ा सा हॉस्पिटल बना दिया या कोई गवर्नमेंट स्कूल बना दिया, तो वो क्या है गवर्नमेंट के लिए, वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसमें एक बार खर्चा कर दिया तो उसका बेनिफिट जो है वो लॉन्ग टाइम तक मिलेगा। एक बार स्कूल बिल्डअप कर दिया तो उसमें पता नहीं लाखों स्टूडेंट्स हर साल पढ़ेंगे, है ना। एक बार हॉस्पिटल बना दिया तो लाखों मरीजों का इलाज उसमें होगा। एक बार अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा सा फ्लाईओवर बना दिया तो उससे कितना ज़्यादा ट्रैफिक कम होगा। तो ये सारे ऐसे एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग नहीं है, जो बार बार नहीं होंगे लेकिन जिसके फायदे बहुत होते हैं। उससे क्या होता है, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ असेट। असेट मीन्स पूंजी क्रिएट होती है, पूंजी असेट। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो मेरे लिए ये बोर्ड, मेरे लिए मेरे क्लासरूम के बेंचेस, ये सब क्या है, असेट्स है मेरे लिए, जो मेरे साथ मेरे कंपनी में लॉन्ग टाइम तक रहेंगे। ओके वैसे ही ये असेट, इन्होंने इससे असेट क्रिएट होता है। उसके बाद रिड्यूस लाइबिलिटी, और किसी भी तरह की लाइबिलिटी है जो बहुत बड़ा लोन गवर्नमेंट ने ले लिया है उसे पे कर दिया, तो उससे क्या होती है, जो लाइबिलिटी जो है, जो बोझ है सर के ऊपर कंपनी गवर्नमेंट का, वो जो है कम हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल कैसे, एग्जाम्पल मैंने बता दिया ना आपको, हॉस्पिटल, स्कूल बनाना, मशीन खरीदना जिससे गवर्नमेंट को फायदा हो, ऐसे खर्चे जिसका अमाउंट जो है ना वो ज्यादा होगा, अमाउंट जो है वो ज्यादा होगा और वो चीज हमारे साथ बहुत समय तक रहेगी, जिसका बेनिफिट बहुत समय तक मिलेगा। ओके ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी का बिल्कुल ऑपोजिट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो बार बार होता होगा, जो गवर्नमेंट सरकार को गवर्नमेंट को चलाने, गवर्नमेंट अपने आप को रन करने के लिए बार बार जो खर्चे करती है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को सैलरी देना, टीचर्स को सैलरी देना। उसके बाद गवर्नमेंट बहुत सारे सब्सिडी भी देती है, पेंशन देती है, बुजुर्ग लोगों को पेंशन देती है और बहुत सारी सब्सिडी देती है। जैसे हमको गैस पे सब्सिडी मिलती है, जो घर के जो सिलेंडर यूज़ करते हैं, हाउस होल्ड सिलेंडर जो यूज़ करते हैं उस पर सब्सिडी मिलती है। देखो सब्सिडी ज़्यादातर गवर्नमेंट फूड के ऊपर भी देती है, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर सब्सिडी होती है। उसके बाद फ्यूल जो होते हैं, पेट्रोल डीजल जो होते हैं, इस पे सब्सिडी मिलती है। प्लस फर्टिलाइज़र, फार्मर्स को, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए उनको फर्टिलाइजर्स के ऊपर सब्सिडी मिलती है। तो ये सारे ऐसे खर्चे जो बार बार रिकरिंग नेचर के हैं, जो गवर्नमेंट को करना पड़ता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ओके ताकि इकोनॉमी बैलेंस्ड होकर के चल सके। तो ये खर्चे है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो सरकार को करना है, जरूरी है ताकि हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो, अच्छे से चल सके, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन हो। अब ये करने के लिए सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे, रेवेन्यू, इनकम।
इनकम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, देखो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। पहले हम रेवेन्यू रिसिप्ट को जानेंगे, कैपिटल रिसिप्ट को बाद में देखेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, एक है नॉन टैक्स। एक है टैक्स रिसिप्ट, एक है नॉन टैक्स रिसिप्ट। हम जो टैक्स पे करते हैं, डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, जो हमारी इनकम स्लैब से ज़्यादा हो जाती है तो हमें टैक्स पे करना पड़ता है ना। जैसे सब्सिडी मिला करके 3.5 लाख तक की छूट है, उसके बाद अगर हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो हमें टैक्स पे करना है। तो वो टैक्स जो हम डायरेक्टली पे करते हैं वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, इसमें मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, जैसे इनकम टैक्स, जैसे है कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो हम गुड्स के ऊपर पे करते हैं, जो इनडायरेक्टली लगता है, जो कि इनडायरेक्टली जो गुड्स के ऊपर ऑलरेडी जो कोई सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स लग कर आता है वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, जिसे हम डायरेक्टली नहीं पे कर रहे हैं, हम गुड्स खरीद रहे हैं, हम एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, उसकी कीमत है 10 रुपये, हम 10 रुपये तो दे रहे हैं, लेकिन उस 10 रुपये की कीमत में टैक्स तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो वो ऐसा टैक्स है इनडायरेक्ट। और ये टैक्स किसके पास जाता है? हमारे गवर्नमेंट के पास जाता है। ओके, जिससे वे क्या करते हैं? खर्चा करते हैं, जिससे वे क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ऐसे सरकार का अभी दूसरा सोर्स क्या है इनकम कमाने का? पहला सोर्स तो है टैक्स, टैक्स इनडायरेक्ट सोर्स, इनडायरेक्ट तरीके से या डायरेक्ट तरीके से। इनकम टैक्स के थ्रू भी वो टैक्स कमाती है, या फिर गुड्स के ऊपर भी टैक्स लगा करके वो के ऊपर टैक्स लगा करके वो इनकम कमा रही है। ओके, दूसरा एक और सोर्स है, वो है नॉन टैक्स रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिसिप्ट क्या? जैसे सरकार ने किसी को लोन दे रखा है, ओके, कंपनीज को लोन दे रखा है, एक सरकार ने दूसरे सरकार को लोन दे रखा है, तो उसके ऊपर वो क्या मांगेगी? ब्याज, इंटरेस्ट। ओके, वो इंटरेस्ट क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू है सरकार के लिए, नॉन टैक्स रेवेन्यू है। डिविडेंड, सरकार ने अगर शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट किया है तो उसके ऊपर जो डिविडेंड मिल रहा है वो क्या है? नॉन टैक्स रेवेन्यू। ऐसा रेवेन्यू, ऐसा पैसा सरकार के पास आया है जो कि टैक्स से नहीं आया है, कि कोई और अदर सोर्सेस से आया है। तीसरा एक और है, जो अगर सरकार कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसी को भी, तो उसके ऊपर जो अपनी फीस चार्ज करती है वो फीस। ओके, फीस ऑन रेंडरिंग सर्विसेज, फीस ऑन रेंडरिंग सर्विसेज। ओके, ये होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इस टैक्स के, नॉन टैक्स के जरिए, टैक्स के जरिए और नॉन टैक्स, ये दो सोर्स के जरिए सरकार पैसे कमाती है और उसी पैसे को कैपिटल के थ्रू, कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के थ्रू खर्च करती है, जिससे आम जनता को बेनिफिट मिल सके और इकोनॉमी जो हो अच्छे से चल सके। ओके, देन व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट? रेवेन्यू रिसिप्ट तो जान लिया ना, रेवेन्यू का नेचर भी मैंने क्या बता दिया? रिकरिंग है। टैक्स हम हर बार पे करते हैं, हर साल पे करते हैं, सरकार को पता है इनकम तो आनी ही है, ऐसा इनकम जो बार बार होता रहेगा। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है? ऐसा पैसा जो बार बार नहीं मिलता। किसी और स्टेट से लोन ले लिया सरकार ने, गवर्नमेंट ने किसी और कंट्री से लोन ले लिया, या फिर किसी बड़े बड़े बैंक्स से लोन ले लिया, या सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन ले लिया, तो वो सारी चीज़ें कहाँ आएगी? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही है, फिजिकल पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के हाथ में ही होता है। तो दूसरी कंट्री से लोन ले लिया, या फिर बड़ी बड़ी कंपनी से लोन ले लिया है, या बड़े बड़े कॉमर्शियल बैंक से उन्होंने अगर लोन लिया है, या फिर हाँ, बड़े बड़े कॉमर्शियल बैंक से उन्होंने लोन लिया है, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आएंगे? कैपिटल रिसिप्ट के अंडर आएंगे। लेकिन ये देखो, ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है कहीं ना कहीं, ये सारे लोन है जो सरकार को बाद में पे करना ही है। तत्काल उन्होंने रेवेन्यू की तरह आया है, तत्काल उन्होंने ले लिया है, लेकिन उनको पेमेंट भी करना होगा। अब देखो, एक होता है डेफिसिट। डेफिसिट वर्ड सुना है आपने? डेफिसिट क्या होता है? जब हमारे खर्चे ज़्यादा होंगे और इनकम कम होगी तो हम क्या होंगे? डेफिसिट में जाएंगे। जब हमारा इनकम जो है, देखो मैं पहले लिखती हूँ, एक्सपेंसेस जो है, हम इससे दिख नहीं रहा होगा, अगर हमारे खर्चे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर है, ठीक है,
इज मोर देन रेवेन्यू। हमारे जो खर्चे हैं, समझो हमारा खर्चा है, ये छोटा सा एग्जांपल ले लिया है मैंने 1000 करोड़ का। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से 1000 करोड़ बहुत कम होते हैं, तो 1000 करोड़ हमारा एक्सपेंडिचर है, लेकिन हमारा रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू कितना है हमारा? इतने का, 999 करोड़ का। तो हम कहीं ना कहीं डेफिसिट में जा रहे हैं, हम कहीं ना कहीं डेफिसिट में जा रहे हैं। ओके, डेफिसिट में जा रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए हमारे इकोनॉमी में। जब ऐसा होगा तो सरकार को क्या लेना पड़ेगा? कर्ज लेना पड़ेगा। कर्ज किससे लेगी? दूसरी कंट्री से। ये अब खर्चे ज्यादा हो रहे हैं और रेवेन्यू कम है, तो उस खर्चे को तो फुलफिल करना है ना, जरूरी खर्चे हैं ये सारे, इसको तो करना ही है। इस खर्चे को पूरा करने के लिए सरकार क्या करेगी? दूसरे कंट्री से या कमर्शियल बैंक से या सेंट्रल बैंक से, जो कि आरबीआई है, उससे लोन लेगी और तत्काल पूर्ति करेगी। ओके, लेकिन डेफिसिट वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। ओके, ये सारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है, वो है टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी मतलब कौन सा टाइप गवर्नमेंट कब यूज करती है। बेसिकली दो ही टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, एक होता है एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी। ये गवर्नमेंट कब यूज करती है, ओके, वो हम जानेंगे। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी के तरफ। देखो, इससे पहले हम ये दो टर्म जान लेते हैं, ये इन्फ्लेशन क्या होता है और ये रिसेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन की हिंदी क्या होगी? महंगाई। महंगाई है ना, जब चीजों के दाम मार्केट में बढ़ रहे हो। ओके, वो कब बढ़ते हैं? जब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा होता है, लिक्विडिटी ज्यादा होता है। जब हम आम जनता जो है, हम खर्च करते हैं, जो भी कमाते हैं हम उसे खर्च करते हैं। ओके, अब हमारे खर्च करने की कैपेसिटी अगर बढ़ती है, हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो क्या होता है? उससे जो गुड्स के जो प्राइस है ना, वो इंक्रीज होने लगते हैं और आगे चल के वो फिर रिसेशन में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी, इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इन्फ्लेशन कब होता है? जब हम ज़्यादा खर्च करते हैं, और जब हम ज़्यादा खर्च करेंगे तो प्राइस जो है गुड्स के, वो भी ज़्यादा इंक्रीज होने लगते हैं, तो इन्फ्लेशन वाली स्थिति आ जाती है। और रिसेशन ये उसका पूरा उल्टा है। मार्केट में पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे खर्च करने की कैपेसिटी बहुत कम हो गई है। पहले हम 100 रुपये खर्च करते थे, अब हम सिर्फ 90 रुपये खर्च कर रहे हैं, जिसके थ्रू क्या हो रहा है? जो गुड्स के जो प्राइस है वो भी नीचे गिरते जा रहा है और हमारा जो इकोनॉमी है, हमारा जो कंट्री है, वो रिसेशन में जा रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिस्ट का मानना है ये दोनों ही सिचुएशन अच्छी नहीं है। रिसेशन तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, रिसेशन तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। इसको देखो, समझते हैं हम कैसे, इन्फ्लेशन कैसे होता है, रिसेशन कैसे होता है। ये मैं बना रही हूँ लॉ ऑफ डिमांड वाला, ये जो होता है, देखो, ये होता है प्राइस, ये होता है डिमांड। उसके बाद हम एक कर्व बनाते थे, ये होता है हमारा डिमांड कर्व। हम क्या करते हैं, ये हम क्यों बनाते हैं? हम क्या करते हैं, ये पॉइंट को है ना प्राइस मानते हैं और इस पॉइंट को डिमांड मानते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बना देते हैं। हम इसको प्राइस, जो गुड्स की प्राइस है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं और जो डिमांड है ये यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो देखो, जितना डिमांड है ना मार्केट में, डिमांड और प्राइस दोनों बराबर जब चल रहे होते हैं तो ये अच्छी चीज है, ये मार्केट में अच्छी चीज है। मतलब हमारा जो डिमांड कर्व जो है दैट इज स्लोपिंग डाउनवर्ड्स, और ऐसा ही होना चाहिए। ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या बोलते हैं हम इसे? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये स्थिति कंट्री में होनी चाहिए, ये स्थिति कंट्री में होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, अगर सपोज हमारे पास जो है पैसे ज्यादा आ गए तो हम क्या करेंगे? ज्यादा खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब हम डिमांड जो कर रहे हैं वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। हम जो डिमांड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। पहले हमारा डिमांड डी था, अब हमारा डिमांड D1 हो गया। पहले हमारा डिमांड सपोज 100 था, तो अब हमारा डिमांड क्या हो गया? 110 हो गया। और जब डिमांड इंक्रीज होगी तो जो प्राइस है गुड्स का वो भी इंक्रीज होगा। प्राइस पहले P था तो अब
कहाँ पहुंच गया, P1 पे पहुंच गया, क्योंकि हमारा डिमांड इंक्रीज हो गया। अब हम एक डिमांड कर्व बनाते हैं, ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, इसको हम D1 लिख देते हैं। ओके, अब ये जो स्थिति है ना, ये वाली स्थिति को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। ये वाली स्थिति को हम यहाँ लिख देती हूँ, ये वाली जो स्थिति है ये है इन्फ्लेशन की। डिमांड बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई। सेम चीज दूसरी, हमारा डिमांड जो पहले 100 था, अब हमारा डिमांड जो है 90 हो गया, तो डिमांड कम तो प्राइस भी कम। तो हमारा जो देखो डिमांड कब अब कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये है डिमांड 2। ये जो स्थिति है ये वाली होती है रिसेशन की। ये जो गैप है, ये जो गैप है डी से लेकर के D1 तक का जो गैप है वो इन्फ्लेशन दिखा रहा है, और D से लेकर के D2 के बीच का जो गैप है वो रिसेशन दिखा रहा है। ये गैप को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ मेजर लेती है। ये गैप को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या लेती है, मेजर लेती है। जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो, जब इन्फ्लेशन की स्थिति हो, तो गवर्नमेंट कौन सा मेजर लेती है, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज करती है, और जब रिसेशन होता है तो एक्सपांशनरी। अब होता क्या है ये कॉन्ट्रैक्शनरी और एक्सपांशनरी, एक एक करके समझेंगे। एक्सपांशनरी मतलब रिसेशन है, मतलब मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी को यूज कर रही है। एक्सपांशनरी नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपांड करना। किसे एक्सपांड करेगी, गवर्नमेंट अपने खर्चे को इंक्रीज करेंगे, गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी, गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग को इंक्रीज करेगी। ओके, टैक्स रेट, जो टैक्स सरकार कमाती थी ना उसे कम करेगी, रिड्यूस करेगी। देखो पहले आप 100 रुपए टैक्स देते थे, अब सरकार ने टैक्स रिड्यूस कर दिया, तो अब आप 80 रुपए टैक्स दोगे, तो आपके पास 20 रुपए फालतू बच गए हैं मार्केट में खर्च करने के लिए, चीजों को खरीदने के लिए। ओके, जिससे क्या होगा, जो प्राइस जो बढ़ गया है ना चीजों का, वो क्या हो जाएगा, जो प्राइस जो कम हो गया है चीजों का, वो प्राइस जो है वो ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्शनरी में इसी का उल्टा करेगी। क्या करेगी कॉन्ट्रैक्शनरी में, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या है, गवर्नमेंट के पास लोगों के पास पैसा ज्यादा है, अब लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो वो ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब इस प्राइस को स्टेबल करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाना है, तो सरकार क्या करेगी, टैक्स को बढ़ा देगी, टैक्स को बढ़ा देगी। भाई आप ज्यादा कमा रहे हो, ज्यादा टैक्स दो, ज्यादा टैक्स दो, 100 रुपए के जगह पे 120 रुपए टैक्स दो। तो अब जो फालतू 20 रुपए खर्च करने वाले थे वो आप नहीं कर पाओगे, है ना, आप नहीं कम कर पाओगे, जिसके थ्रू डिमांड धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स रेट को इंक्रीज करती है, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। कब करेगी, ये कब करेगी, कॉन्ट्रैक्शनरी में, जब मार्केट में इन्फ्लेशन है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, भैया आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा टैक्स दो, और सरकार कह रही है अरे लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, अब लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है, इसीलिए तो मार्केट इन्फ्लेशन में जा रहा है, तो हम खर्चा नहीं करेंगे, हम ट्रांसफर पेमेंट्स करेंगे, हम किसी और योजना में इन्वेस्ट करेंगे, वृद्ध योजना में पैसे दे देंगे, या बेटी बचाओ बेटी आंदोलन में पैसे खर्च करेंगे, किसी और तरीके से पैसे खर्च करेंगे, या अपने पैसों को सेव करेंगे फ्यूचर के लिए। और ये एक्सपेंशनरी कब यूज कर रही है, जब रिसेशन है, जब मार्केट में पैसा नहीं है, जब मार्केट में पैसा नहीं है, जब मार्केट में पैसा नहीं है तो भाई लोग टैक्स कहाँ से देंगे, चलो टैक्स को कम कर दो और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ा दो, ये है। इसके अलावा ना एक और होता है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, जिसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में क्या होता है, लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो वो टैक्स दे रहे हैं, इसका मतलब नए नए लोग टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, वो होता है प्रोग्रेसिव, वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव
टैक्स, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। जब नए नए लोग टैक्स की कैटेगरी में आ रहे हैं ना, पहले पहले आपकी इनकम कम थी तो आप टैक्स की कैटेगरी में नहीं आ रहे थे, अब आपकी इनकम बढ़ गई तो आप टैक्स की कैटेगरी में आ गए हो, इसका मतलब आप टैक्स पे करोगे। अब क्या हुआ है, मार्केट में लोगों के पास ज़्यादा पैसा आने से ज़्यादा लोग प्रोग्रेसिव टैक्स के अंडर आ गए हैं, तो गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, प्रोग्रेसिव टैक्स से रेवेन्यू मिल रहा है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, वो पैसे को अलग अलग योजनाज में इन्वेस्ट करती है। आयुष्मान योजना हो गया, बेटी बचाओ योजना हो गया, फिर ये वृद्धा योजना हो गए, ये सारी योजनाज में पैसे को जो टैक्स के थ्रू मिलता है उसे खर्च कर दिए, जिससे जो मार्केट में इन्फ्लेशन आया है वो सारा ठीक हो जाता है। ओके, तो ये फिस्कल पॉलिसी के बारे में इतना ही था। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। ओके, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।